नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका आने वाला HPRC का TGT का एग्जाम है, JVT का एग्जाम है, या फिर कोई और भी HPRC के आने वाले एग्जाम है, या फिर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, HP हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो आपका HS का एग्जाम ही क्यों ना हो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं एट चिंतपूर्णी टेम्पल, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है। बोलते हैं 3 बिग फेयर आर हेल्ड इन अ ईयर, 2 ऑफ देम आर हेल्ड ड्यूरिंग द नवरात्रास, द थर्ड इज हेल्ड ड्यूरिंग। तो बोलते हैं कि चिंतपूर्णी मंदिर जो आता है ये ऊना जिले में आता है। यहाँ पर एक साल में जो है 3 बड़े मेले जो हैं वो होते हैं। ये जो 2 मेले होते हैं, 3 मेलों में से ये 2 मेले नवरात्रों में हो जाते हैं और तीसरा मेला जो है वो कब लगता है। तो ध्यान रखना है कि 2 मेले तो नवरात्रों में हो जाते हैं, तीसरा मेला जो है वो श्रावण अष्टमी को जो है वो लगता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। श्रावण अष्टमी को जो है ये तीसरा मेला जो है वो लगता है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी मंदिर जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर जो 3 मेले लगते हैं वो लगते कब कब हैं, कौन कौन से महीने में जो है वो मेले लगते हैं। एक पहली बार जो मेला लगता है साल का, वो चैत के महीने में जो है वो लगता है। चैत का महीना यानी कि मॉडर्न टाइम में हम देखें तो मार्च अप्रैल के महीने में जो है ये मेला होता है। दूसरा मेला जो है वो सवान के महीने में होता है। सवां के महीने में मतलब जुलाई अगस्त के महीने में जो है ये होता है। जुलाई अगस्त के महीने में दूसरा मेला हो जाता है और तीसरा मेला जो है वो असांज के महीने में जो है वो होता है। असांज के महीने का मतलब क्या है, ये सितंबर अक्टूबर में जो है वो होता है। तो इस तरह से ये 3 मेले जो है वो साल में लगते हैं। 3 मेले साल में लगते हैं, कौन कौन से टाइम में लगते हैं वो भी आपको पता चल गया। अगर हम डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में इंपॉर्टेंट जो फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊना के बसौली में जो है पीर निगाह मेला जो है होता है। डिस्ट्रिक्ट ऊना के मैडी में बाबा बड़भाग सिंह का जो है वो मेला होता है। तो ये मेले जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो होते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊना की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हमें जो डिस्ट्रिक्ट ऊना देखने को मिलता है वो पहले जो है वो जसवां रियासत के अंतर्गत जो था वो आता था। जसवां रियासत की स्थापना जो था पूर्व चंद के द्वारा की गई थी। पूर्व चंद के द्वारा 1170 ईस्वी में जो था इस रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। अब ये सब आपको यहाँ से बेसिक चीज़ें यहाँ से पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच हिमाचली वॉज कॉन्फर्ड परमवीर चक्र इन 1962। तो बोलते हैं 1962 में कि इस हिमाचली को जो था वो परमवीर चक्र जो है वो मिला था। अब हम हिमाचल प्रदेश से अगर परम चक्र विनर्स की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से जिन भी व्यक्तियों को परमवीर चक्र दिए गए हैं उनके नाम हमने जो है वो पढ़े हैं। उनके नाम हमने पढ़े हैं तो उन्हीं के नामों में जो है वो हमने क्या पढ़ा है कि परमवीर चक्र जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो है वो 4 लोगों को अभी तक मिल चुका है। सबसे पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो था वो सबसे पहला परम चक्र अवार्ड मिला था और इनको जो था वो 1947-48 में जो था वो मिला था। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1947-48 में मिला था। 1947-48 में जो था वो जब उस टाइम पाकिस्तान के साथ जो था वो इंडिया का वॉर हुआ था तो उनको बहादुरी दिखाने के लिए जो था ये अवार्ड मिला था। और ये हिमाचल के ही नहीं पूरे इंडिया के भी जो है पहले परमवीर चक्र अवार्ड ही हैं। अब यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा दूसरे स्थान पर दिया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो इनको भी जो है वो परमवीर चक्र मिल चुका है। इनको 1999 में जो था वो मिला था। जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो था वो इनके द्वारा एक ऑपरेशन को लीड किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या हुआ करता था, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय हुआ करता था। तो उनमें उस ऑपरेशन विजय में बहादुरी दिखाने के लिए इनको ये अवार्ड जो था वो मिला था। मरणोपरांत इनको ये अवार्ड मिला था। संजय शर्मा राइफलमैन का नाम यहाँ पर दिया गया है। संजय शर्मा राइफलमैन को भी ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुरी दिखाने के लिए 1999 में ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है मेजर धन सिंह थापा। मेजर धन सिंह थापा को ये अवार्ड जो था 1962 में जो था वो दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेजर धन सिंह थापा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को जो है परमवीर चक्र जो है 1962 में मिला। मेजर धन सिंह थापा शिमला जिले से जो हम संबंध रखते हैं और इनको ये अवार्ड जो था वो क्यों दिया गया था। इनको ये अवार्ड 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तो इंडिया चाइना के वॉर में जो इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी उसके लिए इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया। उसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ से हम एक और याद रखेंगे, जब अवार्ड्स की बात की ही जा रही है, जो इंपॉर्टेंट ग्लैंट्री अवार्ड है उनकी बात की जा रही है, तो हमने अभी गिरिराज पत्रिका मई महीने का 4था पार्ट पढ़ा था। तो हमने वहाँ पर दिलावर खान का नाम जो था वो पढ़ा था। दिलावर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। वो ऊना जिले से जो है
वो संबंध रखते हैं। दिलावर खान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और दिलावर खान के अलावा हवलदार रोहित कुमार नेगी थे। रोहित कुमार नेगी किन्नौर जिले से संबंध रखते थे और इनको जो है वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए शौर्य चक्र से जो था वो सम्मानित किया गया था। तो शौर्य चक्र से रोहित कुमार नेगी को सम्मानित किया गया था और ये जो दूसरे हैं दिलावर खान, इनको जो है वो कीर्ति चक्र से जो था वो सम्मानित किया गया था। तो इतना आप अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन इज कुर्मी हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो ये कुर्मी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बना हुआ है, कौन से जो है वो नदी तट पर जो है ये बना हुआ है। तो यहाँ पर जब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की इंपॉर्टेंट बात हुई है तो हमने बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो पढ़ रखी हैं। वैसे ही कुर्मी परियोजना भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो कुर्मी परियोजना जो है वो सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। कौन से रिवर बेसिन पर? सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। अच्छा, ये कुर्मी योजना जो है वो कितने मेगावाट की है? ये 8 मेगावाट की योजना जो है वो आती है। 8 मेगावाट की योजना है। कौन से जिले में ये योजना जो है वो आती है? शिमला जिले में जो है वो योजना जो है वो आती है। किस सेक्टर में ये योजना जो है वो आती है? पब्लिक सेक्टर में आती है या फिर किस सेक्टर में आती है? तो ये प्राइवेट सेक्टर में जो है वो योजना आती है। कई बार ये भी पूछ जाता है कि कुर्मी योजना जो है वो कौन से सेक्टर की योजना है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में जो है वो योजना आती है। अच्छा, कि हमने इससे पहले भी कोई योजनाएं जो है वो पढ़ रखी हैं? बिल्कुल, हमने एक और ऐसी योजनाएं पढ़ी थी। इससे पिछला एडिशन जो था हमारा मिशन एलाइट का था, उसमें हमने कुछ योजनाएं जो था वो पढ़ी थी। हमने कौन कौन सी योजनाएं वहाँ पर जो था वो पढ़ी थी? हमने वहाँ पर जो था वो हमने वहाँ पर सुमेज परियोजना पढ़ी थी। सुमेज परियोजना जो है वो शिमला में जो है वो स्थित है। एक सुमेज परियोजना का ध्यान रखना है कि ये भी सतलुज रिवर बेसिन पर ही जो है वो बनी हुई है। दूसरी हमने वहाँ पर कुर्मी परियोजना पढ़ी थी शिमला जिले की। कुर्मी परियोजना जो है वो कहीं पर 5 मेगावाट भी इसके बारे में लिखा गया है, कहीं पर 8 मेगावाट भी इसके बारे में जो है वो लिखा गया है। बनी ये सतलुज रिवर बेसिन पर ही है कुर्मी परियोजना, और सतलुज रिवर बेसिन पर ही जो है ये बनी है। और ये परियोजना जो है वो 8 मेगावाट की, कहीं पर 5 मेगावाट की जो है लिखा गया है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये परियोजना जो है वो आती है। अच्छा, ये 2 परियोजनाएं हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, तो इस बार भी पढ़ी थी। तो आप जान सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये परियोजनाएं हैं। जो परियोजनाएं हम हर बार रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से उन परियोजनाओं को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में जो है सबसे पहले जिस्पा डैम परियोजना जो है वो आती है, जो कि 300 मेगावाट की है। हमने गिरिराज पत्रिका में लास्ट टाइम पढ़ी भी थी। और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ पूरे नेशनल लेवल पर जो है ये परियोजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परियोजना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी असिस्ट की जा रही है। एक हमने किसाऊ बांध परियोजना पढ़ी थी, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के बीच में बन रही है। टॉन्स रिवर बेसिन पर जो है ये परियोजना बन रही है। 660 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। किसाऊ बांध परियोजना 660 मेगावाट की, जिस्पा डैम परियोजना 300 मेगावाट की है। एक हम थाना प्लाव परियोजना भी पढ़ते हैं, जो कि ब्यास रिवर बेसिन पर बनी हुई है, मंडी में जो है वो स्थित है। 191 मेगावाट की ये परियोजना है। एक हम रेणुका जी परियोजना पढ़ते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि 40 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। एक हम सोंगटोंग परियोजना जो है वो पढ़ते हैं। सोंगटोंग परियोजना जो है वो 450 मेगावाट के सोंगटोंग कड़छम परियोजना जो है वो इसका पूरा नाम है। ये जो है वो किन्नौर जिले में जो है स्थित है, और इस परियोजना को जो है वो नवंबर 2026 तक जो है वो कमीशन कर दिया जाएगा। ये टारगेट जो है वो रखा गया है। सोंगटोंग परियोजना को नवंबर 2025 तक जो है वो कमीशन करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास सैंज परियोजना आती है। ये परियोजना जो है वो 100 मेगावाट की जो है वो परियोजना जो है वो आती है। और सैंज परियोजना के अलावा हमारे पास जो है सावड़ा गुड्डू परियोजना आती है, जो कि 111 मेगावाट की जो है वो परियोजना आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हमारे पास आती हैं, और भी बहुत सारी हैं रिवाइज करने को, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर रिवाइज करते रहते हैं, जो कि करंट अफेयर में भी बन सकती हैं, जो कि अलग अलग टाइम में न्यूज़ में भी जो है वो रहती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश रीनेम्ड डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय था उसको कब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कर दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन था उसको जो था वो रीनेम किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो था वो 2005 में जो था वो किया गया था। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कोई पढ़ा है? हाँ, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक पढ़ रखा है। लास्ट एडिशन में हमने पढ़ा था डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च हिमाचल प्रदेश में कब एस्टेब्लाइज किया गया था। तो वो हमने पढ़ा था 1996-97 में जो था वो उसको एस्टेब्लाइज किया गया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को रीनेम किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये 2005 में जो था उसको रीनेम किया गया था। एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनको भी रिवाइज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि SCERT जो है वो कहाँ पर आता है। SCERT जो है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आता है। ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है? सोलन जिले में जो है वो आता है। ऐसे इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। जब इसकी स्थापना 1954 में की गई थी तब उसको कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन सोलन जो था वो बोला जाता था, परंतु 1970 में इसको जो था वो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो था वो इसका नाम जो था वो रखा गया।
फिर इसको फिर से रीएस्टेब्लाइज किया गया और 1984 में ये SCERT नाम पड़ा था। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में HP बोस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया गया। इसको 1969 में जो था वो बनाया गया था और 1969 में ये बनाया गया था तो ये जो था वो शिमला में हुआ करता था। बाद में चलकर इसको धर्मशाला स्थानांतरित किया गया और 1983 में इसको शिफ्ट किया गया था धर्मशाला। वैसे ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा विभाग भी जो बनाया गया, तकनीकी शिक्षा विभाग यानी कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड पहले तकनीकी विभाग बनाया गया था, टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाया गया था, वो 1968 में बनाया गया था। फिर टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड बनाया गया था, वो 1986 में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही है कि 1970 में उसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है इसके पहले जो था वो वाइस चांसलर कौन हुआ करते थे वो आप जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग TGT के एग्जाम के लिए, HPRC के TGT के एग्जाम के लिए, JVT के एग्जाम के लिए या फिर और भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, टाइमली ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे जहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट अभी चला हुआ है और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पर बची हुई हैं। उससे भी ज़्यादा असली फ़ायदा ये है आपको कि आप टाइमली ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है रिवीजन का प्रॉपर टाइम जो है वो मिल जाएगा। चीज़ें पढ़ना अकेला एनफ नहीं है, उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना और उनको याद रखना, पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस देना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइमली सही टाइम पर सही डिसीजन आपका होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात ये है कि जो आपको अपनी छोटी छोटी कमियां लगती हैं उन कमियों को भी जो है वो आप अच्छे से जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन वाज बेटी है अनमोल स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये बेटी है अनमोल योजना जो था वो लॉन्च की गई थी। ये बेटी है अनमोल योजना जो था वो कौन से ईयर में जो था वो लॉन्च की गई थी। अब देखो, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में जो था वो 2010 में जो था वो लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी बेटी है अनमोल योजना? 2010 में जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। अभी भी हम प्रेजेंट टाइम में बेटी है अनमोल योजना के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लड़कियों को सशक्त करने के लिए, उनकी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए, उनको जो है वो एक अच्छी सपोर्ट मिल सके, उसके लिए अलग अलग योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसमें से एक बेटी है अनमोल योजना भी आती हैं। और भी योजनाएं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। पहले तो हम इस बेटी है अनमोल योजना के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्कीम में जो है वो पोस्ट बर्थ जो है वो सहायता दी जाती है और 21,000 रुपया जो है वो यहाँ पर सहायता के रूप में दिया जाता है। ये 21,000 रुपया किसको दिया जाता है? ये उनको दिया जाता है जिनके घर में जो है वो 2 बेटियां जो है वो पैदा होती है। मतलब एक बेटी पैदा होगी तो पोस्ट बर्थ उसको 21,000 रुपया मिलेगा। दूसरी बेटी भी पैदा होती है तब भी उसको जो है वो 21,000 रुपया दिया जाएगा। और ये कि सभी को मिलेगा नहीं, उनको ये मिलेगा जिनको जो BPL फैमिली से जो है वो BPL फैमिली से जो है वो बिलोंग जो है वो करते हैं। और यहाँ पर एनुअल स्कॉलरशिप देने की भी जो है बात सरकार करती है। 450 से 5,000 रुपये का जो है वो लड़कियों को एनुअल स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है। ये उन लड़कियों को दिया जाता है जो 12 अगस्त 2021 से पहले जो है वो पैदा हुई हैं और पहली क्लास से लेकर जो है वो ग्रेजुएशन तक जो है वो पोस्ट बर्थ ग्रांट जो दी जाती है उसमें 12,000 रुपया जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। उसमें 12,000 रुपया दिया जाता है, पोस्ट बर्थ दिया जाता है। एक तो हमने 21,000 रुपया पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया कि उसके बाद जो है वो एनुअल स्कॉलरशिप जो है वो लगता है। 12 अगस्त 2021 से पहले जो लड़कियाँ पैदा हुई हैं उनको ये एनुअल स्कॉलरशिप जो है वो लगता है। और फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन लेवल तक जो है वो पोस्ट बर्थ ग्रांट 12,000 रुपया जो है वो मिलती है। तो इतना आप इस बेटी है अनमोल योजना के बारे में ध्यान रखना। लॉन्च ये 2010 में की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज द टेम्पल ऑफ डोम डाइटी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं डोम देवता का मंदिर शिमला जिले में कहाँ पर स्थित है। शिमला में हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है वो आते हैं, उसमें से ही एक डोम टेम्पल भी जो है वो शिमला में आता है। ये जो डोम देवता का मंदिर आता है पहले ध्यान रखना शिमला में आता है। शिमला के जो है कौन से क्षेत्र में ये आता है? शिमला के शर्माला क्षेत्र में जो है ये आता है। शर्माला क्षेत्र ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, शर्माला क्षेत्र में आता है, शिमला में आता है। डोम मंदिर के बारे में ये आपको पता चल गया। टेम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो शिमला में हमारे पास मुख्य रूप से कौन कौन से मंदिर आते हैं। शिमला में मंदिरों की जब भी बात हुई है तो हमने जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो सूर्य मंदिर पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये भगवान सूर्य को जो डेडिकेटेड है, ये नीरथ में जो है वो स्थित है। और इसके अलावा हमने शिमला का जो है वो सूर्य मंदिर के अलावा जो है कालीबाड़ी टेम्पल पढ़ रखा है जो कि 1845 में बना था। हमने यहाँ का जो है वो हाटेश्वरी टेम्पल पढ़ रखा है, पेंट्रो
आर्किटेक्ट स्टाइल वाला, ये जो है वो हाटकोटी में जो है वो स्थित है। मारीच हवन कुंड हमने पढ़ रखा है, शिमला के कुमारसेन क्षेत्र में जो है ये आता है। शिमला में जाखू टेम्पल भी आता है। जाखू टेम्पल ये जो है भगवान हनुमान जी को जो है वो डेडिकेटेड है। शिमला में जो है वो भीमा काली टेम्पल भी जो है वो आता है। भीमा काली टेम्पल जो है वो सतलुज वैली स्टाइल में जो है बना हुआ है और शिमला के सराहन क्षेत्र में जो है ये मंदिर भीमा काली टेम्पल जो है वो आता है। शिमला में ही जो है वो हमें माता तारा देवी का मंदिर भी देखने को मिलता है। शिमला में ही हमें माता कामना देवी का मंदिर भी जो है वो देखने को मिलता है। तो ये फेमस टेम्पल हैं शिमला में जो आते हैं। शिमला में इन मंदिरों के बारे में ज़रूर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो घुमा फिरा कर बनेगा, चाहे वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलो, डोम टेम्पल, ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि ये शिमला के सरमाला क्षेत्र में जो है वो आता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और स्टार लाइनर क्वेश्चन की श्रेणी में हम इन क्वेश्चंस को हमेशा ही डालकर रखते हैं कि ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ईयर इन द ईयर 1950-51 अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ एप्पल अंडर हाउ मैनी हेक्टेयर ऑफ एरिया वॉज अंडर एप्पल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 1950-51 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र सेबों के अंतर्गत जो है वो आता है। देखो, अगर हम बात करते हैं एप्पल की, हिमाचल प्रदेश में जो है एप्पल भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप जो है वो मानी जाती है और इसके तहत कितना हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो आता है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर स्पेसिफिक ईयर देकर पूछा गया है कि 1950-51 में कितना हेक्टेयर क्षेत्र जो था वो सेबों की खेती के तहत जो था वो आता था। जब 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था, तो उसके बाद इतना कुछ था नहीं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस थी, हमारे पास इतने साधन थे। एप्पल बहुत कम लेवल पर जो उगाया जाता था। तो 1951 में जो आंकड़े आए थे सामने, उसमें हमें ये पता चला था कि हिमाचल प्रदेश में जो लगभग जो है वो 400 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो एप्पल देखने को मिलता है। कितनी? 400 हेक्टेयर भूमि पर हमें एप्पल देखने को मिलता है। इसका जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और आंकड़ा जो है वो सामने आता है 1950-51 के बाद, वो 1960-1961 का आंकड़ा जो है वो सामने आता है। 1960-61 में हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में 3025 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो एप्पल जो है वो आता है। उसके बाद एक और डाटा हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो ये आता है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है और इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल जो है वो 1,16,240 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो उगाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और डाटा हमारे पास यहाँ पर आता है इकोनॉमिक सर्वे से कि फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से लेकर 2023-24 तक एप्पल में जो इंक्रीज हुआ है वो जो है वो 21.4% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। 21.4% यहाँ पर इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है 2007-8 से लेकर 2023-24 के बीच में। अगर एप्पल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एप्पल की, तो आपने ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारे पास जो है वो फ्रूट क्रॉप है उसका जो है वो अबाउट 49.06% जो है वो फ्रूट क्रॉप का जो है वो एप्पल के तहत जो है वो आता है। 49.06% एरिया जो है वो हमारा फ्रूट क्रॉप के तहत आता है, जितने भी हमारे पास क्रॉप है उसका। और दूसरा हमें पता चलता है कि हमारे पास जो फ्रूट प्रोडक्शन है, फ्रूट प्रोडक्शन में जो है वो हमें 79.51% एरिया जो है ये फ्रूट प्रोडक्शन का जो है वो एप्पल कॉन्स्टिट्यूट करता है। एरिया एक तो आपको पता चला, एक प्रोडक्शन पता चला, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है कि जो जितनी भी हमारे पास फ्रूट क्रॉप होती है उसमें से 79.51% जो है वो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का जो है वो एप्पल कॉन्स्टिट्यूट करता है। और फ्रूट एरिया अगर हम देखते हैं तो 49.06% जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये दोनों डाटे आपने ध्यान रखना है। बाकी कितना हेक्टेयर एरिया आता है वो सब हमने यहाँ से जाना ही जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मणिमहेश लेक इज इन विच सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं मणिमहेश लेक जो है वो चंबा के कौन सी सब डिवीजन में जो है वो आती है। पहले तो ध्यान रखना है कि मणिमहेश लेक चंबा में जो है वो आती है और चंबा की भी कौन सी सब डिवीजन में ये आती है। तो चंबा की जो है भरमौर सब डिवीजन में जो है वो आती है। भरमौर, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, चंबा के भरमौर सब डिवीजन में जो है वो मणिमहेश लेक आती है। मणिमहेश लेक का एल्टीट्यूड कितना है? तो लगभग 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये लेक स्थित है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चंबा में और भी इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में घड़ासरू लेक जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो हमारे पास मणिमहेश झील
आती है, चमेरा झील यहाँ पर आती है, महाकाली झील यहाँ पर आती है, खजियार झील यहाँ पर आती है। खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड इसको WP ब्लेजर के द्वारा बोला गया था। WP ब्लेजर ने जुलाई 1992 को जो था वो इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा जो था वो दिया था। और मिनी स्विट्जरलैंड ऐसा अकेला नहीं है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। ये 166 ऐसी जो है वो साइट है जिसको जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया था। 166 166वें नंबर की ये ऐसी जो है वो साइट है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया। हमारे पास जो चमेरा लेक आती है, ये आपने ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। ये एक आर्टिफिशियल तरह की लेक यहाँ पर बनी है, ठीक है। चमेरा डैम आप पढ़ते हैं, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप पढ़ते हैं, बस वहीं पर ये लेक जो है वो बनी हुई है। चंबा में जो है चंद्रकूप लेक भी जो है वो आती है, तो चंद्रकूप भी चंबा की एक इंपॉर्टेंट लेक हुई। डिस्ट्रिक्ट चंबा की ये हमने जो है वो इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो पढ़ ली। अलग अलग लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ग्रुप ऑफ 7 लेक है वो किसको जो है वो बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ 7 लेक जो है वो लामा डल लेक को जो है वो बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो जन्माष्टमी होती है, जब जन्माष्टमी के दौरान गद्दी जो है वो एक पवित्र झील में जाकर स्नान जो है वो करते हैं, वो कौन सी झील है। तो जन्माष्टमी के दिन गद्दी जो है वो लामा डल झील में जो है वो जाकर स्नान जो है वो करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में जाकर बनते हैं। अगर आपने पढ़े हो, अच्छे से रिवाइज किया हो, तो एग्जाम में कभी चीज़ें गलत हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो मैं रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज से पढ़िए, रिवीजन अच्छा कीजिए, वही सक्सेस का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मंत्र जो है वो रहता है। अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़कर सक्सेस मिलेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। लिमिटेड किताबें, अच्छी किताबें और लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है और बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है आज के टाइम, आप दिन रात पढ़ते रहिए, अलग अलग किताबें, अलग अलग सोर्सेज को देखते रहिए, परंतु क्या है कि जहाँ से प्रॉपर फ़ायदा मिले, जहाँ से अच्छा रिवीजन हो सके, उन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिए, तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। यही एक सक्सेस का मंत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, हमें उनके ऊपर विचार जो है वो करना है। बोलते हैं वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज बिल्ट फॉर इंडियन वायसराय लॉर्ड कर्जन इन 1905। की जो वाइल्ड फ्लावर हॉल बना था, ये इंडियन जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, उनके लिए जो था वो बनाया गया था, ये यहाँ पर बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं लॉर्ड एल्गिन वॉज द फर्स्ट वायसराय हु हाउस्ड इन पीटरऑफ। कि लॉर्ड एल्गिन पहले वायसराय थे जो पीटरऑफ में आकर जो था वो रुके थे। तीसरी स्टेटमेंट में देखिए क्या बोलते हैं मेन लीडर ऑफ कुनिहार स्ट्रगल वर सूरत सिंह वैद एंड हिज वाइफ सुनहरी देवी। कि जो कुनिहार स्ट्रगल हुआ था, इसके मुख्य जो नेता थे इस आंदोलन के, वो सूरत सिंह वैद और सुनहरी देवी जो था वो हुआ करते थे। हम पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो है वो यहाँ पर दिया गया। देखिए वाइल्ड फ्लावर हॉल की हम जब बात करते हैं, तो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था वो लॉर्ड किचनर के लिए जो था वो बनाया, लॉर्ड किचनर के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। लॉर्ड किचनर के द्वारा इसको 1905 में बनवाया गया था और लॉर्ड किचनर ने इसको जो था वो लॉर्ड कर्जन के लिए जो था वो बनवाया था। ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। लॉर्ड किचनर ने इसको बनवाया था, लॉर्ड कर्जन के लिए जो था वो इसको बनवाया गया था। पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास पीटरऑफ की दी गई है। पीटरऑफ देखिए ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है और इसमें जो रहने वाले पहले वायसराय थे, क्या वो लॉर्ड एल्गिन थे? ये बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड एल्गिन ही थे जो यहाँ पर सबसे पहले बार आकर रुके थे और 1863 की ये बात है, 1863 की ये बात है। उसके बाद ये आकर पंजाब का हाई कोर्ट भी रहा। यहाँ पर जो महात्मा गांधी का ट्रायल हुआ था, महात्मा गांधी असैसिनेशन केस में नाथूराम गोडसे का जो ट्रायल हुआ था वो यहीं पर जो था वो हुआ था। और इसके अलावा बाद में चलकर ये गवर्नर हाउस भी, राजभवन जिसको बोलते हैं, वो भी कुछ टाइम तक रहा। फिर बाद में चलकर जो है वो इसको एक लग्जरी होटल में जो था वो कन्वर्ट कर दिया गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही दी गई है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं मेन लीडर ऑफ कुनिहार स्ट्रगल वर सूरत सिंह वैद एंड हिज वाइफ सुनहरी देवी। कि ये जो कुनिहार स्ट्रगल है इसके मुख्य नेता जो है वो सूरत सिंह वैद और सुनहरी देवी हुआ करते थे। ये स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं दी गई है, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हमारे पास हो जाएगी। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तीसरा करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक पझौता आंदोलन हुआ था 1942 में। पझौता आंदोलन जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट की एक एक्सटेंशन हुआ करती थी और ये जो है इसके जो मेन लीडर हुआ करते थे वो सूरत सिंह वैद और सुनहरी देवी हुआ करते थे। तो सूरत सिंह वैद और सुनहरी देवी किसके जो था वो मेन लीडर हुआ करते थे? ये दोनों जो था वो मेन लीडर हुआ करते थे। आपको पता चल गया पझौता आंदोलन के। हम कुनिहार के बारे में भी पढ़ते हैं कि कुनिहार स्ट्रगल भी जो था वो हुआ था। कुनिहार स्ट्रगल का हम अलग से जो है जिक्र करते हैं
कुनिहार में जो है वो 1939 में एक प्रजामंडल बनाया जाता है और उस प्रजामंडल की अध्यक्षता जो है वो बाबा कांसीराम जी के द्वारा की जाती है और गौरी शंकर के द्वारा की जाती है। बाबा कांसीराम ये वही थे जिनको पहाड़ी गांधी भी जो था वो कहा जाता था। पहाड़ी गांधी, पहाड़ों का बुलबुल भी इनको बोला जाता था। ठीक है जी, तो ये जो था वो कुनिहार एक प्रजामंडल जो बनाया गया था 1939 में वो हो गया। हमारे पास समझौता आंदोलन 1942 का हो गया। इतना सब आपको यहाँ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज हाईएस्ट बिटवीन 2001 टू 2011। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस जिले की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में सबसे अधिक थी। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की हिमाचल प्रदेश में कि 2001 से 2011 के बीच में जो है वो किसके बीच में जो था वो सबसे अधिक थी, तो वैसे तो जब हम पूरे हिमाचल की बात करते हैं तो हमारे पास ऊना जिला आता है। ऊना जिले की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज़्यादा थी और वो कितनी थी, वो 16.3% थी। 2001 से 11 के बीच में ऊना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 16.3% थी। ऊना यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तब कन्फ्यूजन हो भी सकता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए हम देखते हैं कि कुल्लू की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी। कुल्लू की जो था वो 14.8% जो था वो हुआ करती थी। सोलन ऑप्शन में दिया गया है, सोलन की कितनी हुआ करती थी, तो सोलन की जो था वो 15.9% जो था वो हुआ करती थी। यहाँ पर जो है वो सिरमौर दिया गया है, सिरमौर की जो था वो 15.5% जो था वो हुआ करती थी। कांगड़ा दिया गया है, कांगड़ा की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती थी वो 12.8% जो था वो होती थी। तो इस हिसाब से हमारे पास सोलन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। सोलन की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो 15.9% थी और ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सबसे कम किसकी थी, तो वो भी हमने मिशन एलाइड की एक वीडियो में पढ़ा था कि लाहौल स्पीति की थी और लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -5.0 थी। क्वेश्चन हमने इस तरह से पढ़ा था वहां पर कि हिमाचल के किस जिले की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के बीच में नेगेटिव थी, तो वो नेगेटिव लाहौल स्पीति की थी -5.0। इतना आपको यहाँ से पता चल गया। बस इतना सा यहाँ से आपने ध्यान भी रखना है, इतना ध्यान रख लिया तो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सोहनी महिवाल पॉइंट। तो बोलते हैं किस नदी के तट पर ये सोहनी महिवाल बिंदु जो है वो आता है। ये सोहनी महिवाल पॉइंट कहाँ पर आता है ये आपने कमेंट कर जो है बताना है। इससे पहले जो एक मिशन एलाइड का एडिशन था उसमें हमने पहला क्वेश्चन ये पढ़ा था और डिटेल में मैंने पूरी स्टोरी के साथ आपको ये बताया था। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बताएंगे। टेलीग्राम पर हम आपको टाइम टू टाइम PDF भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।